कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट का मतलब है इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कोई भी पार्टिकल्स इज इक्वल टू, किसके इक्वल हो जाए, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22, इतने के बराबर हो जाए। यानी कहीं तुमको पार्टिकल दिखे और वो पार्टिकल, सारे पार्टिकल को काउंट करो, ये नंबर बहुत लार्ज है, छोटा नंबर नहीं है। आप सोचो जीरो ही कितने हैं, जरा यही सोच लो, कितने जीरो हैं इसमें? कोई एक दो जीरो है क्या? मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, जिलियन, क्वाड्रिलियन, पेंटिलियन, एक्जिलियन, सेप्टिलियन, नोनिलियन, डेसिलियन, कितने जीरो? 10 से भी ऊपर, ना जाने कितने। तो अब समझिए 10 टू द पावर 92, ये अगर पार्टिकल का नंबर कितना हो जाए बोलो, तो इसे कहा जाएगा 1 मोल पार्टिकल। इसे क्या कहा जाएगा? इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कहीं पर भी इतने पार्टिकल मिल जाए तो उसे क्या कहोगे? देन इट इज कॉल्ड 1 मोल। सो 1 मोल क्या है? इज अमाउंट ऑफ मैटर, ये अमाउंट ऑफ मैटर है विच contains 6.022 into 10 to the power 23 entities। एंटिटीज का मतलब है वो इकाइयां। कौन सी इकाइयां हो सकती हैं? यूनिट्स। जैसे वो आयंस भी हो सकते हैं, अगर वो एटॉमिक फॉर्म में है तो एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो क्या हो सकते हैं? वो जिस फॉर्म में भी हो, मान लो जैसे H2O के फॉर्म में, तो वाटर में तो सब H2O ही होते हैं, वहाँ तो कोई H एटम या O एटम तो होता नहीं। तो H2O अगर इतने हैं तो कहेंगे 1 मोल H2O एटम। बोलो बात समझ आई? अब हीलियम किसी से कंबाइन नहीं करता, हीलियम मोनो एटॉमिक है। तो हीलियम अगर जहाँ सब हीलियम इतने मिल जाए तो कह देना 1 मोल हीलियम। इतना समझ आ गया? अब देखो मास ऑफ, सेंटेंस पूरा करो प्रभात। Mass of 1 mole substance is called, मोजिद बताओ क्या कहेंगे? करेक्ट, that is mass of 1 mole substance। 1 मोल का अगर तुम मास निकाल लो तो उसे क्या कहेंगे? इसका जितना भी मास आएगा उसे क्या कहेंगे? मास ऑफ 1 मोल substance is called molar mass। This number is given by Amedeo Avogadro and this number is called Avogadro number। ये किसने दिया था? इस नंबर को क्या कहेंगे? Avogadro नंबर। Amedeo Avogadro ने दिया। ये एक साइंटिस्ट थे, डाल्टन के समय में ही हुए थे, और उन्होंने बोला इतनी संख्या अगर ले ली जाए तो उसे 1 मोल कहें। अब देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि मोलर मास ऑफ H एटम्स, या मैं ऐसा कहूं मास ऑफ 1 मोल H एटम, तो 1 मोल अगर H एटम ले लोगे तो उसमें कितने H एटम होंगे ये बताओ। मैं H एटम लूं बहुत सारे, तो कितने लेने पड़ेंगे अगर तुम 1 मोल H एटम की बात कर रहे हो? तो इनके कितने नंबर होने चाहिए जरा सोचो। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 हो तब तो 1 मोल कहोगे। सही, इतने होने चाहिए। अच्छा, दैट इज एक एटम का मास। एक एटम के मास को तुम क्या कहोगे? एटॉमिक मास ऑफ H। और अवोगाड्रो नंबर को तुम क्या कहते हो? क्या Na कहते हो? इनटू अवोगाड्रो नंबर, एक का मास और मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो वो इतने होने चाहिए। उस चीज को क्या कहते हो बोलो? अवोगाड्रो नंबर।
अवोगाड्रो नंबर। क्या आपको मालूम है मोहन जी एटॉमिक मास ऑफ H क्या है? 1 U। तो इसे लिखो 1 U और इसको लिखो Na। अवोगाड्रो नंबर को क्या कहोगे? फर्दर अनुष्का 1 U की वैल्यू केजी में बताओ। अनवी बताइए, 1 U तो डिफाइन कर, आप बताइए, बोलो। करेक्ट। जैसा कि प्रभात ने बताया 1.66056 इंटू 10 टू द पावर -27। 1 U को केजी में भी तो लिखा जा सकता है। तो इसको हम लोगों ने पहले 2-3 बार ही समझ लिया। और Na की वैल्यू बताओ जरा रोहित, अवोगाड्रो नंबर की 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। सही है। पावर को पावर से कंप्यूट करो। अगर तुम्हें केजी को ग्राम में बदलना है तो क्या करो? 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। केजी को कैसे ग्राम में बदलते हो? तो 1.66056 10 टू द पावर -27 में 1000 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, यही है 1000। अब ये किस में बदल चुका है? ग्राम में बदल गया भाई। 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए तो केजी किस में बदल गया? ग्राम में बदल गया। और इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 20। अब जरा देखो, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो और पावर को पावर से करो। ये ग्राम में बदल गया। यहाँ तक ठीक है? अब एक काम अभी आपको करना है, इसको जरा कैलकुलेट करके मुझे बताओ कि कितना होता है। जो इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके। अच्छा पावर को मैं इधर देख लूं, बताओ -27 और इसे क्या लिखोगे बताओ? प्लस को प्लस से जो +26, ये कितना आया इसे बताओ? वैसे भी आप लोग देख रहे हो 16 6 या 96 तो होता ही है, तो करीब करीब 10 आ जाना चाहिए। देखो कि क्या बताती है। 9.999 है तो लगभग ये 9999 ही आ रहा है। क्या आ रहा है? और 89 भी बता दिया इन्होंने, 9.99989। इतना ही ले लेते हैं, बहुत आगे नहीं लेंगे, ठीक है? 9.99989। देखो कितना नंबर आया, 9.99989 आया। सही। चलो तो अब ये क्या हो गया, इसको 10 मान लो। 9.999 आता जाए तो क्या मान सकते हो? 10। और यहाँ बताओ पावर को जरा कंप्यूट करो, -27 और +27 कितना होता है? -1। तो इंटू 10 की पावर -1, और ये 10 की पावर 1 माना जाएगा। 10 तो 10 की पावर 1 है भाई, 10 लिखो, ये 10 की पावर 1। अब इन दोनों को भी जरा जोड़ो, तो 10 की पावर 1 + -1, तो अब कितना हो गया? क्या 0? 10 की पावर 0 ग्राम कितना होता है? तो दैट इज 1 ग्राम। मेरा कहने का मतलब है कि मोलर मास ऑफ H कितना आया? 1 ग्राम। और वैसे एटॉमिक मास कितना था? यही चीज पिछले एक हफ्ते से मौजूद कह रहे हैं, सर उसे ग्राम में ही क्यों नहीं लिख देते आप लोग समझे कितनी गहरी बात कही उन्होंने कि मोलर मास ऑफ H। बोलो समझ में आया? मेरा कहने का मतलब है मोहजीत ये कहना चाहते थे सर 1 U इंटू Na इज इक्वल्स टू 1 ग्राम। क्या बोलना चाहते थे ये? 1 U को किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए? Na, तो क्या आ जाएगा? इस चीज को लिखो, 1 U इंटू Na इट इज 1 ग्राम। अब फिर समझो, मैं अगर आपसे कहूं कि मोलर मास ऑफ
मोलर मास निकालना चाहते हो, तुम एक एटम का भी निकाल सकते हो, मॉलिक्यूल का भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर मॉलिक्यूल का निकाल रहे हो तो मॉलिक्यूल तुम्हें कितने लेने पड़ेंगे? मोल के बराबर। समझो O2 का निकालना हूं, किसका निकालना हूं? तो तुम्हें अब O2 कितने लेने पड़ेंगे? बोलो। 1 मोल लेने पड़ेंगे। कितने लेने पड़ेंगे? 1 मोल। ये देखो, तो मोलर मास ऑफ O2 का क्या मतलब लिखोगे? फार्मूला बताओ साची। स्वास्तिका आप बताओ। करेक्ट। जैसे उन्होंने कहा, बहुत बड़ी बात कही है, आप लोग समझ नहीं पाए उन्होंने क्या कह दिया। उन्होंने कहा मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2, क्योंकि उन्होंने देख लिया मॉलिक्यूल का पूछ रहे हैं, नहीं तो क्या वो एटॉमिक मास ना बोल देती, लेकिन चीज है, नॉलेज है तो बोल नहीं। बोली मॉलिक्यूल लोगे तो मॉलिक्यूलर मास और इनटू Na किया। क्या किया? मॉलिक्यूल का चाहिए मोलर मास, तो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 32। तो 32 ये बोला, अभी आपके सामने ही बोला स्वास्थ्य क्या बोला इन्होंने? 32U। O2 मॉलिक्यूल का कितना मास होता है? 32U और इनटू Na। यहां तक समझ आया? क्योंकि उतना तो लेना पड़ेगा। अच्छा बताओ, क्या 4 किलो आलू 4 टाइम्स 1 किलो आलू होता है? ऐसा होता है क्या? मैं आपसे कहूं 4 किलो आलू, अब वो 4 टाइम्स 1 किलो आलू दे दे तो ले लोगे क्या? ले लेना। 1 किलो 1 किलो 1 किलो और 1 किलो, तो उसका मतलब है दैट मच टाइम्स यूनिट इज इंक्लूडेड इन दैट। 10 सेंटीमीटर का क्या मतलब है? 10 टाइम्स ऑफ 1 सेंटीमीटर। इसका यही मतलब 10 सेंटीमीटर की पेंसिल है तो 1 सेंटीमीटर इसमें 10 टाइम शामिल। तो 4 किलो आलू का क्या मतलब है? 4 टाइम्स। वो 1 किलो आलू करके 4 बार दे दे तो ले लोगी कि नहीं लोगी? बोलो, समझ में आई बात कि नहीं? तो मोहजीत ने क्या बताया? सर ये जो 32U लिखा है, इसको 32 टाइम्स ऑफ 1U लिख दो। बोलो, बात समझ आई? ये बात तुमको समझ आ गई? 32U और अविश 1U इंटू Na क्या होता है? आसपास कहीं लिखा हो तो देख के बता दो क्या होता है। तो इसे क्या लिख दिया जाए? बोलो। तो O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है? बोलो। 32। बहुत अच्छा। देखो, मॉलिक्यूलर पूछा तो ये यू में बता दी, यही तो फाइननेस है। और ब्लंट आदमी होता तो ग्राम में बता दे। ये चीज होती क्विक विटेडनेस, इसको तीक्ष्ण बुद्धि कहते हैं। हाँ, तो प्रभात, O2 का मॉलिक्यूलर मास बताइए। मॉलिक्यूल का मास 32, क्योंकि अगर O2 ग्राम में होता तो नाक में कैसे घुसता, हम सांस कैसे लेते? 32 ग्राम घुसता, नाक ही फट जाए। आदमी सोचता है बोलने से पहले। बोले मॉलिक्यूल की बात करो, कितने मॉलिक्यूल एक बार में ले लेते? 32 ग्राम का। 2 ग्राम की चीज मारो किसी को, बुलेट 2 ग्राम की होती, फट जाता है। लोग सोच के बोलते हैं, इसीलिए अभी प्रॉपर्ली इसे हमने अविश्य पूछा। O2 का मॉलिक्यूलर मास बताओ। O2 का मोलर मास। नवदीप, आप सबसे टैलेंटेड है। वाटर का मॉलिक्यूलर मास। हाँ, वाटर का मॉलिक्यूलर मास बताओ दीपिका। एक कॉमन चीज तो बताओ, मुस्कुराने से क्या होगा? वाटर का मोलर मास बताओ। 18 ग्राम। सही बात कही। अब मुझे बताओ H2 का मॉलिक्यूलर मास। 2 ग्राम। अच्छा, 2 ग्राम के H2 के मॉलिक्यूल, बहुत बड़ी बात। मॉलिक्यूल का देखे हैं तुमने? देख लिया। H2 मॉलिक्यूल तुमने देखा? 2 ग्राम के दिखाई पड़ता है, हवा में टहल रहा है। H2 का मॉलिक्यूलर मास बताओ। 2U। H2 में 2 H शामिल है। H2 का मॉलिक्यूलर मास बताइए। H2 का मोलर मास। 2 ग्राम। Cl2 का मॉलिक्यूलर मास। मोलर मास। हाँ, N2 का मॉलिक्यूलर मास। बहुत कम जवाब आते हैं आपसे। N2 का ही बता भाई। N2 का बताओ समझना। आरिश, N2 का मॉलिक्यूलर मास 46 कैसे?
N का एटॉमिक मास नहीं पता तुमको? मोजी 28 U और N2 का मोलर मास बताओ। 28 तुमको सब चीज आ गई, तुम कॉन्सेप्ट ही समझ गए मोलरिटी का। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? दैट इज मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास। अब देखो, अब आपको कुछ चीजें पता करनी है। अब एक आपसे टेबल बनवाई जा रही है, दैट इज N2। तो N2 का आपको क्या बताना है? मॉलिक्यूलर मास। और फिर क्या बताना है? मोलर मास। देखो मोलर मास का है मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। इसको किसमें एक्सप्रेस करते हैं? तुमने करके देख लिया, वही चीज ग्राम में आ जाती है। तो N2 का निकालिए, O2 का निकालिए, H2 का निकालिए, हीलियम का निकालिए। हीलियम का बताओ रोहित। हीलियम का तुमको वैसे एटॉमिक मास पता है कि नहीं मालूम? नहीं पता तो कोई बात नहीं, इतनी बात नहीं, 4U होता है, मालूम नहीं था ना, कोई बात नहीं। अच्छा, H2O, CO2, NH3, NH3, इसके अलावा CH4। और बुक में और क्या क्या दिया है चेक करो जरा, इसका पूछा गया, मुझे लगता है इसके अलावा कोई नहीं होगा। C2H2, C2H2, S8 और HNO3, और किसका है? HCl और P4। तो HCl and one is P4। ठीक है, इन सभी के आपको पता है। अब देखो, now मोलर मास क्या होता है? देखो, मास ऑफ 1 मोल substance is called molar mass। ठीक है, it is, ये किसमें एक्सप्रेस किया जाता है? एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। ये ग्राम में एक्सप्रेस किया जाता है। और इसमें कितनी क्वांटिटी होती है, कितने नंबर्स होते हैं? इट कंटेन्स यूनिट्स इक्वल टू अवोगाड्रो नंबर। किसके इक्वल होते हैं? सो इट कंटेन्स पार्टिकल्स इक्वल टू अवोगाड्रो। आयनिक कंपाउंड का भी मोलर मास लिया जा सकता है। अगर वो 1 मोल लोगे तो मोलर मास। आपको सिर्फ 2 काम करने हैं, एक तो इस टेबल को पूरा करना है और एक मोलर मास की डेफिनेशन। एक क्वेश्चन में करके दिखा देता हूं, लिखो। क्वेश्चन नंबर 6 करो, एक्सरसाइज का। कैसे करोगे? मोलर मास ऑफ C2H2 इट इज 2 into molar mass of C plus 2 into molar mass of H। now वैल्यू फिल करिए अभिनव। 2 into 12U। दीपिका आप करो, 2 into 12 ग्राम। क्योंकि मोलर मास को ये यूं में बताना है, इनकी कितनी कम जानकारी, चैप्टर खत्म होने को है, ये मोलर मास ही यूं बताना है। तो 2 into 12 ग्राम, आगे बोलो। प्लस 2 into 1 ग्राम। सही है। हो सकता है ये लेट आए हो इसीलिए ऐसा करते हो। दैट इज 24 ग्राम प्लस 2 ग्राम, तो कितना आ गया? 26 ग्राम। सल्फर मॉलिक्यूल, मोलर मास ऑफ एसिड, तो 8 into मोलर मास ऑफ सल्फर। मोजी वैल्यू फिल करो।
8 into 32 gram. करेक्ट, 8 into 32 ग्राम, Answer 256 gram. 256 ग्राम। अगला देखिए, दैट इज फॉस्फोरस मॉलिक्यूल, मोलर मास ऑफ P4, so 4 into मोलर मास ऑफ P, सोनाक्षी बताओ, यूनिट के साथ बताओ। 4 into 31 ग्राम, so this is 124 ग्राम। मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आशना, मोलर मास ऑफ HCl, that is molar mass of H plus molar mass of Cl। आशना वैल्यू फिल करो। यूनिट के साथ बताइए। हाँ सही, 1 ग्राम और प्लस 35.5 ग्राम तो कितना हो जाएगा? चलिए, मोलर मास ऑफ HNO3 या नाइट्रिक एसिड, HNO3, it is equals to molar mass of H plus molar mass of N plus 3 into molar mass of O। स्वास्तिका बताओ। 1 ग्राम plus 14 gram plus 3 into 16 gram. ठीक है, 3 into 16 ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा? 63 1 gram. plus 14, 63 63 आ रहा है, 63 ग्राम। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन 1 मोल एंड मोलर मास। दो चीज, वन मोल को भी डिफाइन करना है और मोलर मास, और दूसरा है कि क्वेश्चन नंबर 6 करना है, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कंप्लीट द टेबल। सिर्फ कंप्लीट करना है वर्बली देख के। एक ये करना, यही क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 6। इसको इसी तरीके से करना है, ऐसे ही वहां पे माना जाता है। हाँ डायरेक्ट करना, टेबल में तो सीधे लिखना। क्या क्वेश्चन नंबर 6 करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये लीजिए, एटॉमिक मास पीछे से मत देखना। अभी देखो,
दैट इज वर्क क्या होता है? ये देखो, if force is applied and object get displaced, मान लो तुमने किसी पे फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट चल दिया, देन इट इज सेड दैट वर्क इज डन। तो क्या कहा जाएगा बताओ कि काम हुआ है, सही है? इफ वर्क कब कहा जाता है? व्हेन इट इज सेड दैट वर्क इज डन। इफ फोर्स इज अप्लाइड, अगर फोर्स अप्लाई किया जाए और क्या हो, एंड ऑब्जेक्ट चल दे, तभी वर्क माना जाए। मान लीजिए तुमने लवनिका टोकरी फलों की लेकर के खड़ी हो सड़क पे, कि मतलब जैसे फल, तुम फल विक्रेता हो मान लो, तो अगर तुम 1 घंटे खड़ी रही तो क्या तुमने कोई काम किया कि नहीं किया? हाँ या नहीं बोलो? नहीं किया, क्योंकि आप टोकरी तो लिए नहीं, लेकिन क्या उसको आपने डिस्प्लेस किया, ऊपर नीचे उठाया, रखा, कुछ किया? सो अगर मैं इस दीवार पर बहुत देर तक धक्का मारता रहूं और मैं थक भी जाऊं, तो बोलो वर्क डन हुआ है या नहीं? क्योंकि हमने फोर्स तो अप्लाई किया और लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो हुआ नहीं है। तो फोर्स भी अप्लाई होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। जब दोनों चीज होंगी तो कहा जाएगा वर्क इज डन, ठीक है? और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होना चाहिए दीपिका? जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया। अगर तुम धक्का इधर मार रहे हो तो चीज इधर ही चले, सही है? देखो इस चीज को, इफ फोर्स इज अप्लाइड, देखो मैंने इस पे फोर्स अप्लाई किया, तो अब ये चीज कितना डिस्प्लेस हो गई, यहां से यहां तक इसे x है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? x हो गया। सो इफ फोर्स इज अप्लाइड एंड ऑब्जेक्ट गेट डिस्प्लेस्ड इन डायरेक्शन ऑफ, किस डायरेक्शन में अभिनव? इन डायरेक्शन ऑफ applied force, then it is said that work is done। तो ये कहा जाएगा, then it is said that work is done। अब देखो ये डिस्प्लेस हो गया। मान लीजिए आपने किसी भी ऑब्जेक्ट पर 6 न्यूटन का फोर्स लगाया और इसका राइट में डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये यहां से यहां तक अगर इसमें 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो आप मुझे बताइए कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है या डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट। अविश, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट? तो ये भी फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें भी डायरेक्शन है, और डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? राइट में हुआ। डिस्प्लेसमेंट भी तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स, अब वर्क की डेफिनेशन देखो, वर्क क्या होता है? वर्क इज मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दोनों का सिर्फ मुझे मैग्नीट्यूड नंबर लेना होगा, डायरेक्शन नहीं लेनी पड़ती। फोर्स में मुझे क्या नहीं लेना है बोलो? डायरेक्शन। सिर्फ दोनों का नंबर तो देखो इस चीज को, वर्क का फार्मूला क्या है बोलो? वर्क की डेफिनेशन क्या है? वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। रोहित इस चीज को रिपीट करो। देखिए, जो कार्य होता है वो आरोपित बल के परिमाण तथा विस्थापन के परिमाण का गुणनफल होता है। हिंदी में ज्यादा आसान, हिंदी में बोलो। Work is the product of force and आप बोलो अविश। Work is product of magnitude of force and magnitude of displacement in the direction where force is applied. In the direction where force is
अप्लाइड। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? अब इस डेफिनेशन को लिखो। वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ, वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ, किसका किसका प्रोडक्ट है? मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड, सेंटेंस पूरा करो निखिल। and magnitude of displacement इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, जिधर तुमने फोर्स लगाया, ठीक, अच्छा बताया आपने। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, किधर की ओर होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट? इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, दोनों का मैग्नीट्यूड लिया जाएगा। इसलिए चूंकि हमने मैग्नीट्यूड लिया है तो वर्क कैसी क्वांटिटी मानी जाएगी? स्केलर। वर्क कैसी फिजिकल क्वांटिटी बताइए? मैं तो मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, तो वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। प्रभात, क्या आप बताएंगे ऊपर के केस में कितना वर्क डन हुआ? बोलो, यूनिट के साथ बताइए। 30 मीटर। दैट इज 6 न्यूटन इंटू 5 मीटर। अच्छा बताया आपने, न्यूटन मीटर तो है ही है, लेकिन इसको जो है प्रोस्कर्टो जूल ने ये वर्क की डेफिनेशन दी थी, तो उस प्रोस्कर्ट जूल के नाम से इसका नाम न्यूटन मीटर ना कहके जूल का है। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क? दोनों यूनिट होती है, चलन में जूल है, अदरवाइज ये भी होती है। इट्स यूनिट इज, इसकी यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर और जूल होती है। हाँ साची, 1 जूल को डिफाइन करो, 1 जूल डिफाइन करो। Work unit is Correct. Now, When a force of 1 Newton displaces it, making the 1 meter at a length is called 1. सही बताया। देखो 1 जूल की इन्होंने डेफिनेशन बता दिया, अन्वी ने क्या बताई है? दैट इज व्हेन, देखो इन्होंने कुछ किया नहीं है, इसको भी 1 रख दिया, इसको भी 1 रख दिया। इफ यूनिट फोर्स इज अप्लाइड and object get displaced by unity in same direction, then work done is unity. यदि इकाई बल आरोपित किया जाए और विस्थापन भी इकाई हो तो होने वाला कार्य भी इकाई होगा। बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने। क्या बताया है? इफ सोनाक्षी 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड and object get displaced in direction of applied force by 1 meter, then तो वर्क डन क्या हो जाएगा? जरा देखो तो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया और ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ, तो मल्टीप्लाई करो जरा, 1 न्यूटन मीटर और 1 जूल। बोलो, बात समझ आ गई? इसे लिखें 1 जूल की डेफिनेशन। सो व्हेन 1 न्यूटन force is applied and object get displaced, रोहित सेंटेंस पूरा करो। displaced by 1 meter in the direction of the force. Yes, in the direction of applied force। आगे बोलो, then तो क्या होगा? It is called 1 इट इज कुछ नहीं होता है। then work done, ये नहीं कि तब ये सारी चीजें 1 जूल है, ये सब क्या? वर्क डन इज 1 जूल। then work done is 1 जूल। अब जरा देखो, क्वेश्चन पूछा गया है
कि when positive work is done, when negative work is done, and when no work is done. तो आंसर पॉजिटिव वर्क का क्या मतलब है? तुम किसी चीज को धक्का दो और वो उधर ही चलती चली जाए, तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो? इधर. If force is applied and object get displaced in same direction, then it is said. और तुम किसी चीज को धक्का दे रहे हो, ट्रक को, ट्रक तुम्हारी तरफ चलती चली आ रही, तो तुम कहोगे भाई ये तो निगेटिव है. मान लो कभी भारी स्कूटर को धक्का दे रहे हो, तुम्हारी तरफ ढलान में वो तुम्हारी ही ओर आती चली जाए, तो वो पॉजिटिव वर्क नहीं कहा जाएगा. फोर्स तो तुम उधर लगा रहे हो, चीज तुम्हारी तरफ आ रही है, तो वो निगेटिव वर्क. सही है. तो क्या लिखेंगे? पहले का केस, इफ फोर्स इज अप्लाइड and object get displaced in direction of applied force, then positive work is done. Abhinav, second का आंसर दो. If force is applied and object displaced in opposite direction of the force, it is called negative. If force is applied and object get displaced in opposite direction of force, मान लीजिए कि आप किसी चीज पर फोर्स लगा रहे हैं, किसी को आप धक्का दे रहे हैं, और धक्का तो इधर दे रहे हैं, चीज इधर चलती चली आए, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे कि दैट इज निगेटिव फोर्स हो गया. सो देन निगेटिव फोर्स इज, देन निगेटिव वर्क इज डन. तो क्या होगा? निगेटिव वर्क इज डन. अब जरा देखो, तीसरी चीज, when no work is done. जैसे इंटरस्टेलर स्पेस में बहुत सारे सैटेलाइट, बहुत सारे प्लैनेट्स अपने आप चलते चले जा रहे हैं, उन पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, कोई ग्रेविटी भी नहीं है. हाँ, इनर्शिया की वजह से कभी चल रहे थे तो चलते ही चले जा रहे हैं, चलते ही चले, कोई ना फ्रिक्शन है ना कुछ. तो ऐसे में उनमें डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, लेकिन क्या उस पर कोई फोर्स लग रहा है? तो देखो तीसरा केस, वर्क डन होता है F इंटू एक्स. अगर F 0 हो जाए तो बोलो वर्क डन क्या होगा? 0 इंटू एक्स, तो 0 हो जाए. दूसरा केस, वर्क डन क्या होता है? F इंटू एक्स. अगर x 0 हो जाए तो क्या होगा बताओ? 0. तो भी 0 हो जाएगा. अब तीसरी चीज, मान लीजिए एक ट्रक ये जा रही उधर, या कार समझ लो, कार को लोग धक्का दे सकते हैं. तो एक इधर से धक्का दे रहा है, और एक क्या है कि सामने से धक्का दे रहा है, और एक ऐसा खड़ा होकर ऐसे धक्का दे रहा है. तो कौन पॉजिटिव वर्क डन कर रहा है, कौन निगेटिव वर्क डन कर रहा है, कौन 0? अगर आप परपेंडिकुलर फोर्स लगाओगे किसी चीज पे, नेगेटिव 0. तो 0 है. परपेंडिकुलर फोर्स किसी चीज पे डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकता. समझ में आ गई कि नहीं? तो ना वो उसकी स्पीड चेंज कर सकता है. तो तीसरा केस क्या है बताइए? तो वर्क डन कब कब 0 होगा बोलो? वर्क डन जैसे मान लीजिए ये सन है और ये अर्थ है. अच्छा, अर्थ इधर जा रही है, उसको तो अपनी ऑर्बिट पूरी करनी है ना. तो सन इस पर
इसके जो मोशन पर परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा है, कैसा फोर्स लगा रहा है, उसके जाने की डायरेक्शन के, इसलिए वर्क डन ऑफ सन ऑन अर्थ इज परपेंडिकुलर फोर्स की वजह से कोई वर्क डन नहीं होता। बोलो बात समझ में आ गई? दैट इज, क्या लिखोगे, वर्क डन ऑफ सन। वैसे वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, उसे एफ जी कहेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कहते हैं, एफ जी। ऑन अर्थ इज 0। फिर से समझो, मान लीजिए जैसे एक इलेक्ट्रॉन है और सेंटर पर बहुत सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, और वे उस इलेक्ट्रॉन को जो कि ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, क्या वे उस पर कोई फोर्स वर्क डन कर रहे हैं? जबकि लगने वाला इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अंदर की तरफ है, और इलेक्ट्रॉन की ट्रेजेक्ट्री कैसी है, बोलो, चलने की दिशा कैसी है, ऐसी है। तो चूंकि ये परपेंडिकुलर है, तो आप क्या कहेंगे कि दैट इज वर्क डन बाय न्यूक्लियस ऑन, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहा है लेकिन वर्क डन न्यूक्लियस का कुछ भी नहीं। सही है? तो लिखो वर्क डन बाय न्यूक्लियस ऑन इलेक्ट्रॉन इज 0। ये सब बनाना नहीं, बस मैं ये बता दे रहा हूं, 3 अलग अलग केस हैं जब वर्क डन इज 0। तो इफ पहला क्या है, नो फोर्स इज अप्लाइड, और दूसरा क्या है, नो फोर्स इज अप्लाइड, दूसरा नो डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस। तुम दीवार को ही धक्का देने लग जाओ तो क्या होगा, कोई डिस्प्लेसमेंट होगा? नो डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस। और तीसरा फोर्स, बिल्कुल, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। किसके परपेंडिकुलर है, बोलो? ये डिस्प्लेसमेंट रहा, ये फोर्स ना, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। तो इन तीनों ही दिशा में क्या हो जाएगा बताइए, इन ऑल द 3 केसेस द वर्क डन क्या हो जाएगा, इज 0। ऐसा आपके बुक के 18th क्वेश्चन में दिया है, एक्सरसाइज। तीनों चीजें वहां पता चल रहा है। एक्सरसाइज का 18वां क्वेश्चन है, देखो बिल्कुल वही चीज है। तो क्या होगा, देन वर्क डन इज 0, वर्क डन 0। तो आपको वर्क डन के बारे में पता चल गया। अब आगे देखिए, वर्क डन इज इक्वल्स टू F इंटू एस। आपके में x की जगह s लिखा है, तो हम भी अब s ही लिख देंगे, कोई बात नहीं। s भी डिस्प्लेसमेंट होता है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ v स्क्वायर। s वर्ड यूज किया जाता है ना कई जगह, तो s लिख देंगे। चलो एग्जाम्पल 10.1 देखो जरा। क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। फोर्स कितना है, 5 न्यूटन, और बोलो ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एस कितना है, 2 मीटर। तो ऐसे में वर्क डन कितना हो जाएगा, F इंटू एस। तो 5 न्यूटन इंटू 2 मीटर, दैट इज 10 न्यूटन वर्क डन हो गया। इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1, दैट इज 7 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। सेवन न्यूटन का फोर्स किस पे लग रहा है, और इसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया है। तो फोर्स इज इक्वल्स टू 7 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 7 न्यूटन और 8 मीटर। तो नवदीप बताइए कितना वर्क डन हो सकता है, 56 जूल। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू F इंटू एस, 7 न्यूटन इंटू 8 मीटर, 56 जूल। नवदीप ये जो वर्क डन है, क्या ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी? सही है।
अब अगले पेज में वहीं पर देखो आगे -s और s लिखा है, यानी अगर डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो जाएगा तो वर्क डन भी निगेटिव हो जाएगा। वहीं पे देखो इसी में -s लिखा है, पेज नंबर 115 में ऊपर देखो लिखा है -s, कहीं दिखाई पड़ा? चाहे फोर्स निगेटिव हो जाए चाहे डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो जाए तो वर्क डन क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। ओके, एग्जांपल 10.2 देखो। चलिए, एक पोर्टर क्या करता है, अपने जमीन से उठाकर सर पे एक लगेज रख लेता है, एक कोई बॉक्स है और उसको वो सर पे रख लेता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में उसने कितना काम किया होगा? ठीक है, इसी बॉक्स को उसने सर पे रख लिया, तो बताइए यहां से इसने उठाया ग्राउंड से और सर पर रखा, कितनी हाइट उठाई? 1.5 मीटर। ये मुझे बताओ, ये लगेज का वजन कितना था? 15 kg। 15 kg। 15 kg तो मास था, इसका वेट कितना था? वेट बताओ। वेट का फार्मूला क्या होता है? mg होता है ना, क्योंकि आपने ग्रेविटी वाले चैप्टर पढ़ लिया है। तो वेट होता है mg। तो वेट कितना हुआ बताओ? 15। तो ये g की वैल्यू कितनी होती है? 9.8। अगर 9.8 10 ले लो तो 10 है, तो इट इज 150 न्यूटन। सही है। अगर तुम 40 किलो की हो दीपिका तो तुम्हारा वेट कितना है? 400 न्यूटन। 400। समझ में आ गई बात? तो 15 kg की चीज होगी तो उसका वेट कितना होगा? एक जीरो बढ़ा लो, अपने आप वेट आ जाए, क्योंकि जी से मल्टीप्लाई होता है ना। और अगर तुम किसी चीज का वेट नीचे उतना ही फोर्स लगाओगे तभी उठा पाओगे। तुमको 150 न्यूटन ही दिग्विजय लगाना पड़ेगा अगर उठाना चाहते हो। बोलो, बात समझ आई? अगर 1 किलो आलू तुम लेके आते हो बाजार से, तो बोलो उसको तुम ऊपर कितना फोर्स लगाओगे कि उठा सको? क्योंकि 1 kg का वेट 10 न्यूटन है, तो अब इसने इतना फोर्स लगाया। अच्छा, फोर्स लगा के उठाना, तो उसने ऊपर फोर्स लगाया और बक्सा ऊपर ही उठाया भी क्या? तो उसने पॉजिटिव वर्क डन किया। ऊपर फोर्स लगाया 150 न्यूटन का और ऊपर ही उठाया। तो बोलो वर्क डन का फार्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दिग्विजय फोर्स कितना लगाया उसने ऊपर उठाने के लिए? इतना ही लगाया, वेट के बराबर। अब जब किसी का वेट इतना है तो उसने फोर्स भी कितना लगाया होगा? इतनी लगाया होगा। अच्छा, 150 न्यूटन का फोर्स लगाया। और कितना डिस्प्लेसमेंट किया सर पर रखने के लिए? 10 मीटर तो नहीं किया, क्योंकि उसकी अपनी हाइट 1.5 मीटर है। तो कितने हाइट का आदमी है? 1.5 मीटर। तो ये एस हो गया। एस कितना है? 1.5 मीटर। इनको मल्टीप्लाई करो जरा, तो कितना हो जाएगा? 2250 हो जाएगा, लेकिन डेसिमल है तो ये डेसिमल भी लग जाएगा। तो उस पोर्टर ने या कुली ने कितना काम किया बताओ? कुछ नहीं, मैंने सबको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जीरो भी तो एक आएगा, फिर सबको मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, फिर एक डिजिट चले। सो पोर्टर हैज डन 220 पॉजिटिव वर्क डन है, तो प्लस में आया तो पॉजिटिव होगा। अगला सवाल देखिए। चलिए इन टेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। पहला, आशना, when do we say that work is done?
Swastika, when it is said that work is done? If force is applied and if the object is displaced in the direction of applied force. यही है, लिख लो इस चीज को. If force is applied, if force is applied and object get displaced in the direction of applied force, then it is said, ये कहा जाएगा, that work is done. Anvi, write an expression for work done when force is acting on an object in the direction of displacement. सही है, यही एक्सप्रेशन W is equals to F into S. क्वेश्चन नंबर 3 देखो. Define 1 joule of work, Nikhil. Sir, 1 joule of work is the 1 Newton of force applied by an object to displace to perform a displacement of 1 meter. दीपिका आप बताओ. When बाई एन ऑब्जेक्ट में बोल रहे हैं. When 1 Newton of force is applied on an object get displaced by 1 meter in the direction of force applied is 1 joule. Then तो क्या होगा? Then it is said that work is done is वर्क डन कितना हो जाएगा? 1 जूल. वो तो अभी मैंने कराई दिया. सही. अगला देखो. एक पेयर ऑफ बुलक्स, मान लो एक बुलक्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो किसी चीज को ले जा रहे हैं. ठीक है, पेयर ऑफ बुलक्स हैं और वो हल जोत रहे हैं. ओके, ना देखिए. सो दीज आर बुलक्स आर. कितना उन्होंने हल जोत दिया बताओ फोर्स लगा के? दे हैव फ्लोड 15 मीटर. हाउ मच दे हैव फ्लोड बताइए? 15 मीटर. 15 उन्होंने फोर्स के आगे लगाया होगा. कितना फोर्स लगाया होगा? 140 न्यूटन का फोर्स लगाया. इतना कर दिया और जिधर फोर्स लगाया क्या उधर ही वो लोग फ्लो को ले गए. Yes. तो ऐसी स्थिति में जो वर्क डन होगा वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा. फोर्स 140 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर. मल्टीप्लाई करो जरा. 210 ना? 210 नहीं, 21. 210 और जीरो का क्या करना है? जीरो भी तो है ना. 2100. सही. सो दिस मच वर्क इज डन. बोलो बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं. नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी. एनर्जी का कॉन्सेप्ट देखो. एनर्जी किस चीज को कहते हैं? दैट इज कैपेसिटी टू वर्क, डू वर्क. कैपेसिटी टू डू वर्क, उसे क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड एनर्जी. किसी चीज की कैपेसिटी, काम, अगर आप काम कर सकती हो तो क्या कहोगे आपके अंदर एनर्जी है, और नहीं कर सकती हो तो कहोगे मेरी एनर्जी खत्म हो गई, अब मैं ये काम नहीं कर सकती. ऐसा तो हम जनरली भी कहते हैं. ठीक है. तो व्हाट इज एबिलिटी टू डू वर्क? एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड Energy. एनर्जी. नोट करो इस चीज को. एनर्जी क्या चीज होती है? कल भी साइंस की क्लास होगी. इसका बढ़िया वीडियो बनाएंगे. अनुष्का तुम देख लेना घर पे. बिल्कुल ये लोग लाइट नहीं आएगी, यहाँ से बना देना कल. ठीक है, कल ये नहीं देंगे, पूरा समझ जाए ऐसा बनाना. चलो एनर्जी लिखो. एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. Is called law of
एनर्जी किसी भी चीज में हो सकती है. इट मे बी कंटेन्ड इन ए बॉडी आइदर ड्यू टू टेम्परेचर. अगर वो चीज गर्म है तो उसमें थर्मल एनर्जी है. ठीक है, तो ये कई फॉर्म में होती है. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, however it can be converted from one form to another. अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तुम इससे पंखा चला लो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट चला लीजिए, और कभी कभी हीटर भी जला सकते हैं. तो एक एनर्जी को आप दूसरे में हमेशा बदल सकते हो. किसी बैटरी में एनर्जी है, केमिकल एनर्जी, आप उसको किसी भी चीज़ में बदल लीजिए. सेल है, क्या सेल से कुछ नहीं जला सकते, तो केमिकल एनर्जी से भी हो जाएगा. साउंड एनर्जी भी होती है. साउंड बार अगर बहुत सारी चला दी जाए वो कमरा गर्म हो जाएगा, साउंड में इतनी एनर्जी होती है. लाइट एनर्जी भी होती है. ठीक है, इट एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म. इन सभी को एक एक समझेंगे. वेरियस फॉर्म है विच आर इंटर कन्वर्टेबल. ऐसा नहीं है कि एक ही फॉर्म है तो उसी में रहेगी. जैसे कि हीट एनर्जी, हीट एनर्जी को थर्मल एनर्जी भी कहते हैं. ये टेम्परेचर की वजह से होती है. और अगर मोशन की वजह से किसी में एनर्जी हो तो क्या कहेंगे, बताओ. करेक्ट, काइनेटिक एनर्जी. जैसे बंदूक की गोली, उसमें जो एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी. और अगर पोजीशन की वजह से हो तो पोटेंशियल एनर्जी. यहाँ पे तो इसमें ज्यादा एनर्जी, यहाँ पर पेन हो तो कम. यहाँ से गिरे तो बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा काम कर, यहाँ से तो नहीं करते. तो पोजीशन की वजह से होगी तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी. सबको अभी डिटेल से समझेंगे, बट आप नाम लिख लो. पोटेंशियल एनर्जी, सबकी डेफिनेशन समझेंगे, सब कुछ समझेंगे सबके बारे में. चौथी चीज समझिए, लाइट एनर्जी. साउंड भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. साउंड में एनर्जी ना होती तो हम सुन कैसे पाते हैं. हमारे ईयर में सेंसेशन होता है, फिर अंदर नर्व्स है, न्यूरॉन्स, उस एनर्जी को लेकर माइंड पे पहुंचाते हैं कि नहीं. तो एनर्जी से जो सेंसेशन होता है उससे हमारे अंदर इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है. इसलिए साउंड भी एक एनर्जी है, साउंड एनर्जी. और बैटरी में जो एनर्जी है वो कौन सी है, केमिकल एनर्जी. केमिकल एनर्जी भी होगी. These are various forms of energy, heat energy, kinetic. इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर चार्जेस मूव कर जाएं तो कौन सा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और एक और है जो सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी है, तो सन की तो एनर्जी है. ये एक है न्यूक्लियर एनर्जी. सोलर एनर्जी भी एक तरीके से हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी का कॉम्बिनेशन ही है. सही है. अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं, जरा बताओ. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. Energy can neither be created nor be destroyed. However, it can be transformed या interconverted from one form to देखो, energy not be destroyed. However, इसमें से हर एक एनर्जी को दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है. ऊर्जा ना तो सृजित की जा सकती है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है. हाँ, उसको किसी एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है. इसको क्या कहते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इट कैन बी इंटर कन्वर्टेड या ट्रांसफॉर्म, दोनों ही लिखा जा सकता है. फ्रॉम वन फॉर्म अच्छा, इसका एक और भी है, दूसरी तरीके से भी इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कंजर्व. वो भी यही चीज है, वो एक से दूसरे में बदल रही है लेकिन टोटल मिला के तो उतनी है ना. मास भी एक एनर्जी का ही फॉर्म है. सन में मास कम हो रहा है उतनी एनर्जी उत्पन्न हो रही है. मास इज ऑल्सो एनर्जी. वो आगे देखें. सन हर सेकंड 6000 किलो कम हो रहा है, एक हर सेकंड में 6000 किलो.
So total energy of यूनिवर्स, टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स क्या है इसका अंदर। अब पहली फॉर्म ऑफ एनर्जी देखो जरा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या होता है बताओ? दैट इज हीट एनर्जी। दो अलग अलग चीजें। हीट एनर्जी जानने से पहले स्वास्थ्य का कुछ चीजें समझेंगे। हीट एनर्जी, पहले तो तुम मुझे ये बताओ टेम्परेचर क्या होता है, हीट क्या होती है, तब तो हीट एनर्जी समझा जाए। पहले टेम्परेचर बताओ। हीट मतलब जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है और टेम्परेचर मतलब किसी चीज़ का। करेक्ट, पूरी बात है। अब हम लोग भी ये चीज लिख रहे हैं, तब इन्होंने बता ही दिया। जैसा कि स्वास्तिका ने कहा, डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है बताओ? डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ ए बॉडी, कोई चीज कितनी गर्म है, इट इज कॉल्ड, it is measured in Kelvin scale, कुछ लोग इसे केल्विन में मापते हैं, सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल। तीन चीजों में नापा जा सकता है। बोलो, बात समझ में आई? हाँ, तो हीट क्या होता है? एक होता है टेम्परेचर और एक क्या होती है? हीट इज द डायनामिक फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर्स फ्रॉम हॉट बॉडी टू कूल बॉडी। मान लीजिए बिल्कुल गर्म चीज है, ये एक सॉलिड ब्लॉक है। सॉलिड ब्लॉक 2000 डिग्री सेल्सियस पर है और ये है 200 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या धीरे धीरे इससे इसमें एनर्जी चली जाएगी? चली जाएगी, क्योंकि गर्म। और इस चीज को पूरे को आप जो है किसी थर्माकोल के अंदर बंद करके ऐसी चीज के अंदर रखो, वुड के अंदर, तो इससे उसी में जाएगी। हीट क्या होता है? इट इज डायनामिक फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो एक से दूसरे में जाए उसी को हीट कहते हैं। अगर तुमने कह दिया इस बॉडी में हीट है, ये अपने आप में ही सेंटेंस गलत है। बॉडी में हीट नहीं होती, जितनी एक से दूसरे में गई वो हीट होती। सही है? बॉडी डज नॉट कंटेन हीट। हीट क्या होता है बताओ? हीट इज डायनामिक फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर्स फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कूलर बॉडी। ये लिखो, हीट क्या चीज होती है? इट इज डायनामिक फॉर्म ऑफ एनर्जी which transfers from hotter body to cooler body। अब देखो, हीट एनर्जी क्या होती है? हीट एनर्जी का मतलब होता है that is energy contained by an object due to its temperature। जो उसका टेम्परेचर जितना होगा उसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह से जो उसमें एनर्जी, उसे क्या कहेंगे? हीट एनर्जी की डेफिनेशन लिखिए। वास्तव में हीट एनर्जी की ये भी डेफिनेशन, व्हाट एवर हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर, इट इज कॉल्ड हीट एनर्जी। ये दूसरी तरह से एक कोई भी लिख सकता। दैट इज एनर्जी कंटेन्ड बाय ए बॉडी। बताओ, इसमें हीट तो एक अलग चीज है, लेकिन हीट एनर्जी की अब मैं बात कर रहा हूं। तो हीट एनर्जी जो ज्यादा, जिसका टेम्परेचर, उसमें ज्यादा हीट एनर्जी, और जो कम होगा तो उसमें क्या हो जाएगी? कम एनर्जी हो जाएगी। लिखो चीज, एनर्जी कंटेन्ड बाय ए बॉडी
ड्यू टू इट्स थर्मल पॉइंट। टेम्परेचर का दूसरा नाम क्या होता है? थर्मल पॉइंट। ड्यू टू इट्स, जो आपको अच्छा लगे आप वो लिख लें, टेम्परेचर या क्या कहा जा सकता है? थर्मल पॉइंट इज कॉल्ड हीट एनर्जी। बाकी दूसरी फॉर्म को कल बताया जाएगा।